यूक्रेन की लड़ाई ने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं, बहुत सारे सवाल दिए हैं। उसमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ही बैटलफील्ड को रूल करेंगे जिसमें बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को कंपैरेटिवली छोटे सिस्टम से किल किया जाएगा। आपने बहुत सारे टैंक्स की तस्वीरें देखी होंगी जिनको मैन पोर्टेबल सिस्टम से किल किया गया। आपने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें देखी हैं जिनको मैन पोर्टेबल सिस्टम से किल किया गया है। एक छोटी मिसाइल, एक छोटा सिस्टम एक बड़े सिस्टम को किल कर देता है और इसके बूते यूक्रेन लगभग रूस को घुटने पर ले आया था। उस लड़ाई का नतीजा क्या होगा वो समय के गर्भ में है, लेकिन सबक हम सबके सामने है। इसीलिए भारत लंबे समय से ऐसे सिस्टम्स पे काम कर रहा है जिससे हम भी इस तरह की क्षमता हासिल कर सकें। अब हम सफलता की ओर हैं। 1 अगस्त को खबर आई कि स्वदेशी नाग मिसाइल्स जो एंटी टैंक वेपनरी है हमारी, वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी है। ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं, 500 मिसाइल्स के ऑर्डर गए हैं और 40 लॉन्चर के। 30-35 साल पुराना सपना अब हमारा सच होने को है। इस पर बात करने वाले हैं हम। आपकी जो वीकली डिफेंस अपडेट हम आपके सामने रखते हैं रखवाले, उसमें आपका स्वागत है और हम स्वागत भी कर रहे हैं रक्षा पत्रकार शिव अरोर का। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है शिव। थैंक यू। शिव, हम नाग की कहानी बहुत लंबी है, अब नाम भी नया आ गया है, ध्रुवास्त्र नाम आ गया है। हमें जानना चाहते हैं कि जब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कलाम साहब के टाइम से बात चल रही है, लेट 80s से, तब हम ज़्यादातर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में सोच रहे थे और वो हमने बनाई भी और इंडक्ट भी की। नाग एक जो कंपैरेटिवली छोटा सिस्टम था, शायद ये थिंकिंग रही होगी कि हम इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें जितना वक्त लगा है शिव, उसके क्या क्या वजह रही, किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे? निखिल, जैसे आपने बताया कि जब कलाम साहब ने ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का शुरुआत किया था 1980s में, उस टाइम में बेसिकली 2 पैरेलल टाइप के प्रोजेक्ट्स थे निखिल। एक था हमारा स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स प्रोग्राम जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, ऐसे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, और दूसरे थे टैक्टिकल मिसाइल्स जो वो स्मॉल डिस्टेंस वाले जो मिसाइल्स थे। उसमें थे बेसिकली नाग था जो एक्चुअली बहुत अर्ली फेज में नाग अप्रूव हुआ था, 1988 में अप्रूव हुआ था। उसके बाद त्रिशूल भी था निखिल, आकाश, ऐसे कुछ मिसाइल्स हमारे टैक्टिकल मिसाइल्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर आए थे। नाग मिसाइल का जो शुरुआत हुआ था 1988 में, ये 1971 के बाद निखिल, 1971 युद्ध के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन था हमारे मिलिट्री में कि हमारे पास ज़्यादा टैंक्स नहीं हैं, हमारे पास मजबूत टैंक्स नहीं है और हमारे पास एंटी टैंक वेपनरी बिल्कुल नहीं है। तो ऑलमोस्ट 20 साल बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और नाग टुक बर्थ। लेकिन जैसे आपने बताया कि इतने साल बाद भी नाग अभी सर्विस में है नहीं। वो बहुत वजह हैं इसके लिए निखिल, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वजह हैं, इकोनॉमिक्स के वजह हैं, कॉम्पिटेंसीज के वजह हैं, बहुत सारे वजह हैं। लेकिन नाग का जो एक्चुअल जो विज्ञान है, जो साइंस जाता है इसमें, वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि ये एक काफ़ी शॉर्ट रेंज मिसाइल है निखिल। जिसका मतलब है कि अगर आप एक युद्ध क्षेत्र में हो, टैंक, आपके दुश्मन के टैंक्स 4 या 5 किलोमीटर के दूरी में आ रहे हैं, उस समय आप ऐसे हथियार को इस्तेमाल करते हैं नाग। और ये नाग का जो रेंज है ये 4 या 5 किलोमीटर का अप टू 7 किलोमीटर्स। लेकिन जो टेस्टिंग हुआ है वो मैक्सिमम रेंज पर अभी तक मेरे जानकारी के हिसाब से वो हुआ नहीं है, लेकिन मानते हैं कि वो टेस्ट हो चुका है। अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं सेना के साथ डेजर्ट क्षेत्र में और कई क्षेत्र में सफल हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ट्रायल के राउंड्स जो हैं वो सफल नहीं हुए हैं। और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं नाग प्रोग्राम में बहुत सालों से, उनका कहना है कि जो कोर टेक्नोलॉजी, कोर विज्ञान जो है इस नाग में, वो था जो सीकर है जो छोटा सा चिप कंप्यूटर है जो मिसाइल को गाइड करता है अपने टारगेट की तरफ। उसका जो टेक्नोलॉजी था, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी, वो बहुत मुश्किल था। कोई देश ऐसा नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, शेयर करेगा डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट के अंदर ही। तो इसलिए इंडिया को ये जो टेक्नोलॉजी था अपने आप डेवलप करना पड़ा। काफ़ी मुश्किलें थी, काफ़ी बाधाएं थी, लेकिन फाइनली ये टेक्नोलॉजी आ गया था हमारे हाथ में। और इसलिए आई थिंक लास्ट
4-5 साल में जो ट्रायल्स हुए हैं निखिल, वो सफल हुए हैं। और नाग पुराना है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एज, पुराना है 30-35 साल जैसे आपने बताया, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या आर्मी जिसने ऑर्डर किया है इतने नंबर्स, क्या उसको एक्चुअली इंडक्ट करेगा, वो है एक चैलेंजिंग सवाल निखिल। क्योंकि हमें अभी कुछ यूजर ट्रायल्स पे देखना है कि जब फाइनली आर्मी के हाथ में आएगी तो आर्मी उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है कि आप बिनाइन एनवायरनमेंट में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक कंटेस्टेड बैटलफील्ड में वहाँ आप कितना आसान है उन लॉन्चर्स को वहाँ पे लेके जाना, कितने क्लोज आप जाना चाहते हैं दुश्मन के, कितनी दूरी से आप फायर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी समय के साथ हम सॉर्ट आउट करेंगे। DRDO के एक साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे BD नाग चौधरी, उनके नाम पे इस प्रोग्राम का नाम पड़ा। शिव, हमें जानना चाहते हैं कि जिस हम GSQR, ASQR इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमारी फोर्सेस देती हैं, सिंस उनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं इसलिए उनका रिक्वायरमेंट भी काफ़ी स्पेसिफिक होता है। हमने देखा कि जो कल्पना है नाग की या जो क्षमता उसमें चाही गई है, वो चाह रहे हैं 90% किल रेट, कि अगर 10 मिसाइल्स हम फायर कर रहे हैं तो 9 टैंक्स भी मारना चाहते हैं वो इससे। क्या इस नंबर की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा जो एक्यूरेसी हम चाह रहे थे? निखिल, आप किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके अगर आप थोड़ा नजदीक से देखोगे तो एक प्रॉब्लम जरूर यही होगा कि जो एंड कस्टमर जो है, सेना या नौसेना या वायुसेना, उनका जो रिक्वायरमेंट्स है इतने ऊंचे होते हैं, उनके जो स्टिपुलेशंस और डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स वो जो लिस्ट करते हैं इतने ऊंचे होते हैं, इतने एक्सट्रीम होते हैं कि ज्यादातर बहुत डिलेज होते हैं डेवलपमेंट में। जैसे आपने बताया कि 90% किल रेट हमको चाहिए, जिसका मतलब है कि इफ यू फायर 10 नाग मिसाइल्स, 9 मिसाइल्स विल हिट देयर टारगेट्स। ऐसा जो रिक्वायरमेंट है वो किसी प्रोजेक्ट में नहीं होता है। There's always an understanding DRDO और सेना के बीच में। जब नाग का डेवलपमेंट हो रहा था, DRDO और सेना के बीच में इतना ट्रस्ट नहीं था निखिल। जो लास्ट मैं बोलूंगा लास्ट 10 साल में जो विश्वास आ गया है DRDO और सेना के बीच में, जब नाग का डेवलपमेंट एक्चुअली हो रहा था, उस टाइम पे काफी वो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि सेना का ये एक इंप्रेशन था DRDO के ऊपर कि वो नहीं बना सकते, जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो नहीं बना सकते। इसलिए उस टाइम पर यूरोप से या रशिया से एंटी टैंक्स मिसाइल्स लाइसेंस प्रोड्यूस, उनका लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हुआ था। कॉन्कर्स मिसाइल या मिलान 1 और 2 मिसाइल्स इंडिया में बनने शुरू हो गए थे। लेकिन नाग मिसाइल ऐसा एक सिस्टम है जो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे निखिल। नामिका जो एक BMP-2 टाइप का व्हीकल है, वो एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो नाग मिसाइल को फायर कर सकता है सेना में। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में आपने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया। इंडियन आर्मी का ये अभी एक दुविधा बन गया है निखिल कि जो नामिका है, जो नाग का मिसाइल कैरियर है, वो भी एक टारगेट बन जाएगा, वो भी एक बड़ा सिस्टम है, वो भी दिख जाएगा रेडार पर, वो भी एक काफी हाई प्रोफाइल सिस्टम है जो अगर आप एक नामिका पर आप 12 नाग मिसाइल्स लोड करोगे तो इट विल जस्ट टेक 1 मिसाइल टू डिस्ट्रॉय द नामिका, और उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा। और विच इज वाई इंडियन आर्मी का एक थॉट प्रोसेस अभी बन चुका है कि एंटी मिसाइल सिस्टम्स, जैसे यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि एंटी मिसाइल सिस्टम मैन पोर्टेबल बन गए हैं। जैसे US सिस्टम जो बहुत दिख रहा है यूक्रेन में, वो जैवलिन वाला सिस्टम एक शोल्डर माउंटेड सिस्टम है। सैनिक जो है वो छिपे रहते हैं दीवार के पीछे, जब टैंक आता है वो आके फायर करते हैं और वो जाके मार गिराता है टैंक को। तो ये वाला क्षमता अब इंडियन आर्मी को चाहिए, लेकिन दे हैव नो चॉइस। नाग अब आ गया है, जो 1988 में शुरू हुआ था, जो टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी ने मांगा था, इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली इन्वेस्ट किया था और मांगा था कि हमको एक ट्रैक्ड व्हीकल पे चाहिए ये सिस्टम, क्योंकि ये हम डेजर्ट और प्लेन्स में डिप्लॉय करेंगे। तो वो अब आ गया है और इसलिए वो ऑर्डर भी सामने आ गया है। लेकिन अब एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग सवाल है निखिल, ये है कि
नाग को लेकर ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत डिलेज हुए हैं, बहुत साल बाद ये मैच्योर करके हाथ में आ रहा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि नाग के जो लर्निंग्स हैं, लेसन्स जो हैं, उसको लेकर आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं। क्या हम एक लॉन्गर रेंज वेपन सिस्टम बना सकते हैं? क्या हम एक एयर लॉन्च सिस्टम जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, वो बन सकता है? वो एक्चुअली इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और ये शिव, जैसे इस बारे में हमारा भी ध्यान नहीं गया था कि जो जैसे आपने कहा कि अगर लॉन्चर बीएमपी कंपैरेटिवली टैंक से छोटा होता है, लेकिन फिर भी इट्स ह्यूज, और उसको आप रेडार पे देख सकते हो, सिटिंग डक है, उसका इंजन बहुत हीट जनरेट करेगा, आप उसको इंफ्रारेड इमेजिंग में देख सकते हो। तो ये एक देखने वाली चीज होगी, और स्पेशली रेंज 5-7 किलोमीटर है नाग का, और अगर हम उतना क्लोज जाना चाहते हैं टू किल अ टैंक, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका दुश्मन भी आपको देख सकता है, वो टैंक्स भी उन लॉन्चर्स और ये ड्रोन्स का जमाना है निखिल, ये ड्रोन्स का जमाना है। एक ड्रोन से एक नामिका या एक टैंक प्लेटफॉर्म जो है वो बंद हो सकता है। तो ये क्या आप युद्ध क्षेत्र में आपका वल्नरेबिलिटी जो है, क्या आप इंक्रीज करना चाहते हो? डू यू वांट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? ये सब सोचना पड़ेगा, और इसलिए ये एक दुविधा बन गया है इंडियन आर्मी के लिए। शिव, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज की तो आपने बात की, सीकर को हमको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, और आपने जैसे बताया कि किसी ने हमें दिया नहीं, तो हमारे साइंटिस्ट्स को, हमारे इंजीनियर्स को उसको फिगर आउट करना पड़ा कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करोगे, और जो एक मिसाइल का एक लिमिटेड रियल एस्टेट है उसमें कैसे आप ले करोगे। हमें जानना चाहते हैं कि एक मॉडर्न टैंक को किल करना आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना मुश्किल है? निखिल, दो तरीके के थॉट प्रोसेस हैं अभी फ्यूचर बैटलफील्ड के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि टैंक का जमाना खत्म हो गया है, टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब एयर पावर का जमाना आ गया है, ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये सब वगैरह यूज होता है। एक दूसरा थॉट प्रोसेस ये है निखिल कि देखो, आप ड्रोन्स इस्तेमाल करो, आप मिसाइल्स इस्तेमाल करो, आप जहाज इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करो, जब जमीन को कब्जा करना है, जब आपको कंट्रोल करना है लैंड बैटल को, तब आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, और वो है मेन बैटल टैंक। मेन बैटल टैंक कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जाएगा, जैसे आपने यूक्रेन में देखा है, जैसे आपने अजरबैजान और आर्मीनिया में देखा है, और काफ़ी कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जिसमें टैंक्स बहुत विजिबल होते हैं। यूक्रेन में देखो निखिल, कितने टैंक बैटल्स ऑलरेडी हुए हैं, कितना एंटी टैंक वॉरफेयर दिख चुका है वीडियोस में। इसका मतलब है कि एक मॉडर्न बैटल में, और हमको याद रहना पड़ेगा कि रशिया और यूक्रेन में के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो एक विंटेज वॉर नहीं है, वो काफी मॉडर्न वॉर है। वो बेसिकली रशिया जो एक मॉडर्न स्टेट है वर्सेस नेटो वेपन्स, और आप टैंक्स देख रहे हो, यूक्रेन को भी टैंक्स मिल रहे हैं नेटो की तरफ से, एंटी टैंक वेपनरी भी आ रहा है। इसका ये बिल्कुल साफ साबित करता है कि टैंक्स कहीं नहीं जा रहे, वो फ्यूचर बैटल्स में भी होंगे। तो इसलिए इंडिया के पास एक दो चॉइसेस हैं बेसिकली। क्या आप अपने जो डेवलपमेंट के पैसे आप ज्यादा टैंक्स में डालेंगे, या एंटी टैंक वेपनरी में डालेंगे, या एरियल वेपनरी में डालेंगे जो एंटी टैंक वेपन्स के चैनल में जाएगा? सो these are basically the options before India right now, and it has become a thought process within the army. लेकिन just one small point about नाग, वो ये है निखिल कि इंडियन आर्मी के पास बहुत ही लिमिटेड बजट है। उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास करोड़ों पैसे ऐसे ही पड़े हैं और वो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, नाग जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत महंगे भी हैं, वो महंगे और वो काफ़ी बजट पर बैठते हैं। जब नाग पर एक कमिटमेंट जब है तो आप कहीं और नहीं देख सकते हो। तो अभी द इंडियन आर्मी नीड्स टू फिगर आउट कि क्या नाग उनके रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, क्या ये वल्नरेबिलिटी को ज़्यादा करता है, क्या डू दे नीड टू लुक एल्सवेयर फॉर द सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक बात।
शिव, हमने एक प्लेटफॉर्म की तो बात कर ली, आपने कहा कि नामिका को हम लेके आते हैं, अब तो कमिट कर दिया है, खरीद ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चैलेंजेस हो सकते हैं उसको भी आर्मी को फिगर आउट करना है, उसको भी अपने टैक्टिक्स से चाहे स्ट्रेटेजी से उनको देखना है कि वो कैसे उस लॉन्चर को भी सेफ रखेंगे। हम बाकी प्लेटफॉर्म्स और लॉन्च मोड्स पे चलना चाहते हैं। आर्मी के पास में अपने खुद के आर्मी एविएशन कोर के एक बड़ा फ्लीट है रुद्र का, और अब वो प्रचंड भी उनके पास में इंडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे लॉन्चर्स हैं जिनमें नाग का जो हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, हेलिना जिसको पहले कहते थे, अब ध्रुवास्त्र बोलने लगे हैं, उसका भी ट्रायल हो गया है, सफल हो गया है, वो वहां लगाना चाहते हैं। आप ALH के साथ में नाग को कैसे देखते हैं? ये एक एक्चुअली एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है नाग का, निखिल, और मुझे एक्चुअली सरप्राइज लगता है कि इतने साल लग गए हैं इस हथियार को टेस्ट करने में। आई थिंक 10-12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं जब हेलिना पहले सामने आया था। उस टाइम पर आर्मी और वायुसेना दोनों का एक रिक्वायरमेंट था कि देखो हमारे पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स हैं। उस टाइम पे LCH जो प्रचंड बोलते हैं अभी, वो तैयार नहीं था, वो फ्लीट में नहीं था, आ गया है अभी। लेकिन ये 2 हेलीकॉप्टर टाइप्स जो है निखिल, जिनके पास एंटी टैंक मिसाइल है नहीं। और अगर आप दुनिया में देखोगे, ये रुद्र और LCH 2 ही ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर या आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके पास एक स्टैंडर्ड इशू एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। 10-12 साल पहले DRDO ने बेसिकली साफ कर दिया था कि हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे, नाग मिसाइल का मेजॉरिटी बन चुका है, हमने ट्रायल्स और डेवलपमेंट खत्म कर चुके हैं, हम बहुत आसानी से इसको एक एयर लॉन्च्ड वर्जन में स्पिन ऑफ कर देंगे। हेलिना, ध्रुवस्त्र, अब जो भी बोलो, नाउ इट इज कॉल्ड ध्रुवस्त्र। नाउ जो गुड न्यूज है अभी निखिल, वो ये है कि ध्रुवस्त्र तैयार है। इसका मतलब है कि ये LCH और रुद्र दोनों प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी फायरिंग टेस्ट हो चुका है। लद्दाख में हुआ है, पोखरन में हुआ है, काफी और जगह में भी हुआ है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से सेना और वायुसेना काफी खुश हैं इस वेपन सिस्टम से। लेकिन अगर आप लास्ट 10-15 साल देखोगे, सेना ने पीरियोडिकली प्रयास किया है बाहर से ऐसे सिस्टम लेने के लिए। जर्मनी के पास गए थे एक बार, US के पास गए थे एक बार निखिल, वो कौन सा था, आई थिंक स्पाइक मिसाइल, इजराइल के पास गए थे स्पाइक मिसाइल लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि DRDO ने बोला कि देखो ये सिस्टम जो हम बना रहे हैं, जिसका नाम था हेलिना, अब ध्रुवास्त्र है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। जो प्रॉब्लम्स थे नाग के साथ, हम उसको करेक्ट कर चुके हैं। इसका रेंज जो है वो बढ़ गया है। ये इसका जो अटैक मोड काफ़ी अलग अटैक मोड्स होंगे, और इसका अगर आप तुलना करेंगे विद इंटरनेशनल वेपन सिस्टम्स, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक निर्णय लिया था कि ठीक है, हम वेट करेंगे। और इसलिए निखिल, जब से रुद्र कमीशन हुआ है, जब से फ्लीट शुरू हुआ है, उसके पास एक एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। ये एक बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही दुखद बात है, लेकिन ये है स्थिति इंडियन आर्मी में। शिव, हम ये मान के चल रहे हैं वैसे कि अब अगर वो कह रहे हैं कि उनका ध्रुवास्त्र रेडी है तो वो इंडक्ट होगा और हमारे हेलीकॉप्टर्स भी फायर करेंगे, और जो DRDO के लोगों ने प्रेस से बात की है, उन्होंने सोर्सेज ही हैं ज़्यादातर, उन्होंने ये कहा है कि दोनों तरह से हमने टेस्ट करके देखा है। हवर करते हुए मतलब हेलीकॉप्टर हवा में है, कहीं चल नहीं रहा है, वो खड़े खड़े कर रहा है, और चार्ज करते हुए या हवा में उड़ते हुए भी हेलीकॉप्टर ने फायर किया है और उनको हिट्स मिले हैं। तो उस हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही डायरेक्शन में है। आगे जाके ऑब्वियसली जो यूजर ट्रायल्स आपको सही डायरेक्शन बताएंगे कि आर्मी और एयरफोर्स जिनको एक्चुअली इसको इस्तेमाल करना है वो कितने सेटिस्फाइड हैं। शिव, एक तीसरा तरीका भी है जो फोर्सेस चाहती हैं कि एक मैन पोर्टेबल सिस्टम भी हो। अब ये मिसाइल का जो, अगर आप नाग जो आर्मी को दी जा रही है उसकी बात करें तो 44 kg के आसपास है। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, ये हैवी है, बहुत हैवी है, बट एक बोफोर्स का शेल भी ऑलमोस्ट यही 44 किलो ही उसके अंदर एची होता है। उठा लेते हैं, बट आपको उस शेल को कभी एम नहीं करना होता, आपको उठा के बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो फौजियों को ये वजन उठाने की आदत है, बट टू एम विद दिस वेट, और जिसमें लॉन्चर भी होगा,
क्या किसी एक हल्की मिसाइल की कल्पना कर रहे हैं शिव हम मैन पोर्टेबल सिस्टम के लिए? ये मैन पोर्टेबल सिस्टम जो अभी जो टेस्ट हुआ है बेसिकली नाग का एक मॉडिफिकेशन करके एक ट्यूब लॉन्च्ड शोल्डर लॉन्च्ड वर्जन जो अभी टेस्ट हो रहा है, 2-3 साल से टेस्ट हो रहा है निखिल। उससे सेना काफी संतुष्ट है, लेकिन उसका वजन कम बिल्कुल होना ही है, क्योंकि सेना का कहना है कि देखो अगर इसको फील्ड में टेस्ट करना है और हम बहुत सारे इलाकों में टेस्ट करेंगे, वो माउंटेनस एरियाज में टेस्ट करेंगे, वो डेजर्ट एरिया में और प्लेन्स में भी टेस्ट करेंगे, तो उनका कहना है कि इन्फेंट्री टीम्स के लिए अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड इशू वेपन बनाना है then the weight has to be reduced. तो इसलिए प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जो प्रोजेक्ट की टीम के लोग हैं, उनका एक्चुअली एक एक्टिव प्रयास ऑलरेडी है निखिल, क्योंकि जो मिसाइल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वो इतना ज्यादा बदल नहीं सकता, क्योंकि वो बेसिकली नाग का मिसाइल ही है। अगर उसको आप री इंजीनियर करोगे तो बहुत साल लगेगा, लेकिन ट्यूब जो है, एक्चुअल लॉन्चर सिस्टम जो है, मिसाइल के जो मटेरियल्स हैं, उसका एक काफी हाई लेवल एक रिसर्च चल रहा है निखिल, टू रिड्यूस द वेट। और एक्चुअली इसका एक स्पिन ऑफ इफेक्ट भी है, जो मटेरियल्स रिसर्च चल रहा है अभी डीआरडीओ में, वो काफी प्रोजेक्ट्स में उसका इम्पैक्ट होगा। कार्बन कॉम्पोजिट्स, थर्मोप्लास्टिक्स, ऐसे जो रिसर्च चल रहे हैं फॉर लाइट वेट हार्ड मटेरियल्स, वो एविएशन में, मिसाइल्स में काफी इंपैक्ट रहेगा निखिल। और हमें तो ये प्रयास है कि गेट द वेट डाउन। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्फेंट्री टीम्स इन मैन पोर्टेबल सिस्टम्स को साथ में रखेंगी, जो उन्हें सिर्फ चलाना नहीं है, उन्हें वहां से निकलना भी है, क्योंकि एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद यू हैव टू मूव, क्योंकि आपको भी कोई ट्रैक कर सकता है, इसीलिए फायर करके आपको वहां से दौड़ना है। तो तब वो लॉन्चर, और अगर आपके पास कोई स्पेयर मिसाइल है, तो जितने, अगर एक सेक्शन है 7-8 जवानों का, 10 जवानों का, या सिर्फ वो 2 लोग हैं, एक बंदा पकड़े हुए, एक आदमी फायर कर रहा है, तो आपको इस हिसाब से वेट रखना है कि ये सब लोग सारा सामान लेकर के सुरक्षित वहां से निकल सके। इसीलिए जवान हमारे मेहनत में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन एक वो ह्यूमनली पॉसिबल उसको होना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज हो पाएगी। शिव, एक अंतिम सवाल हमारा है कि अब हम, क्योंकि एएलएच पे हमने थोड़ी सी बात की, आपने बताया भी कि काफी सबसे बढ़िया प्रोग्रेस अगर किसी एक सिस्टम की चल रही है तो वो एएलएच प्लस ध्रुवास वाला मामला ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी अच्छा मैच्योर कर गया है हमारा, और ध्रुवास भी ठीक ठाक उसके ट्रायल्स हो गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों आपने ही रखवाले में डिस्कस किया है हमारे व्यूअर्स के साथ में कि कुछ इश्यूज आए थे और एक डिजाइन रिव्यू की बात थी, क्या उस बारे में हम दर्शकों को कुछ अपडेट दे सकते हैं? निखिल, वो डिजाइन रिव्यू, फर्स्ट डिजाइन रिव्यू का जो पहला फेज है वो खत्म हो चुका है। उसका कोई रिकमेंडेशन सामने आए हैं एचएएल के पास, और ये जो एक्सपर्ट कमेटी डिजाइन का डिजाइन रिव्यू जो किया था, उनका कहना है कि कुछ सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह कुछ कंपोनेंट्स हैं जो शायद रीडिजाइन हो सकते हैं, जो पहला डिजाइन फेज में ऑलरेडी फ्रीज हो चुके थे जब काफी सब सिस्टम्स चुने गए थे, तो इसलिए उसका अपग्रेड या रीडिजाइन हुआ नहीं था इतने सालों में। तो इसलिए एक रीविजिट एंड रीडिजाइन कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स का एक काफी लंबा रिकमेंडेशन लिस्ट आया है निखिल। तो मेरा मानना है कि अभी एचएएल जो अभी तक काफी रेजिस्टेंट था, काफी उनका बेसिकली उनका केस ये था कि ये देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर है, इसमें कुछ कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दबाव आ गया था तीनों सेनाओं से निखिल, क्योंकि कुछ हार्ड लैंडिंग्स हुए थे, कुछ क्रैशेस हुए थे, तो इतना दबाव आ गया था कि एचएएल को मानना पड़ा कि हम ये डिज़ाइन रिव्यू को मानेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी वो स्टडी कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे रेट्रोफिट करेंगे ये जो चेंजेस हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ध्रुव का जो फ्लीट है भारत में काफ़ी बड़ा है, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स एग्जिस्ट अक्रॉस द सर्विसेज। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, साल 2 साल लगेगा फॉर अ फाइनल डिसीजन मेकिंग, और उतना पेशेंस हमें रखना भी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको कोई नट्स एंड बोल्ट्स फिगर आउट करके आप रिप्लेस कर देंगे। जो भी चेंजेस जो रिव्यू कमेटी देगी,
अगर वो इंडक्ट किए जाते हैं तो उनको इंडिपेंडेंटली सर्टिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर को भी एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि इन चेंजेस के साथ में इज इट सेफ टू फ्लाई, क्योंकि आपको जैसा हम कई बार बता चुके हैं ना सिर्फ उस हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, उस हेलीकॉप्टर को लड़ाई में भी लेके जाना है, तो आपको एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए। एनीवेज, हम इस बात में खुशी जाहिर करते हैं कि फाइनली नाग का जो प्रोग्राम था उसने कुछ वक्त लिया, लेकिन अब फाइनली एक ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है 500 मिसाइल्स का, 40 लॉन्चर्स का। हम इंतजार करेंगे, जो यूजर ट्रायल्स कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगे आने वाले समय में जब फॉर्मली इंडक्ट होगा, और फीडबैक जो सर्विसेज की तरफ से आएगा उसके बाद इसमें क्या चेंजेस होंगे, ये सारी डिटेल्स आप रखवाले की आने वाली किस्तों में देखेंगे। शुक्रिया आपका रखवाले देखने के लिए, और शुक्रिया शिव आपके वक्त का। शुक्रिया निखिल, थैंक यू। थैंक्स।